आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 9 है। ये पॉलिटी का टेस्ट है, ठीक है। यदि आप लोग टेस्ट लगा चुके हैं तो इसका आप डिस्कशन देखिए, बहुत कम समय में बहुत डिटेल डिस्कशन आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात है, यदि आप लोग नहीं किए हैं तो पहले आप जाके टेस्ट सीरीज को बाय कर लीजिए मार्केट से कहीं से भी, और उस आप टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद में आज हम देखेंगे इसका एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्लाज्मा तरंगों के बारे में। प्लाज्मा तरंगें क्या होती हैं आपको पता है। टोटल ये 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ठीक है। और एक 5वां अवस्था होता है बोल्ट्स आइंस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा तरंगें क्या होती हैं? अवस्था जिसमें आयनिक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्लाज्मा तरंगें होती हैं। देखिए इसमें ऑप्शन क्या था, यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है, बिल्कुल सही है। हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में प्लाज्मा तरंगें देखी गई हैं, ये अभी करंट में न्यूज था तो ये देखा गया है, ठीक है। यह आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को विक्षुब्ध कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है प्लाज्मा तरंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटकन सिटी प्रमाणन, ये क्या होता है, इसके बारे में ये किसने शुरू किया, तो ये आयुसीएन के सहयोग से शुरू किया गया है। यह रामसर अभिसमय के साथ एक स्वैच्छिक योजना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं यह कार्यक्रम अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई, बिल्कुल सही बात है, अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। बट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने 3 भारतीय शहरों को नाम प्रस्तुत किया। कौन कौन से शहर हैं? इंदौर है, भोपाल है, उदयपुर है। बट ध्यान देने योग्य बात है, इन्होंने भी नाम प्रस्तुत किया है, न कि किसी भारतीय शहर को इसमें मान्यता दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, बेटकर सिटी प्रमाणन, ठीक है। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में क्या कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में हमारा तात्पर्य क्या है कि सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति एक मत से है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप सबको पता होगा ये 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा इसको कम किया गया। पहले क्या था, 21 साल था, ठीक है, मिनिमम वर्ष। अब क्या हो गया, 18 साल हो गया देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए डीपीएसपी को लेके अगर हम देखें तो भारत के राज्य के संदर्भ में डीपीएसपी तत्वों में से कौन सा अनुच्छेद न्यायालय की कार्यपालिका से पृथक करता है। देखिए आर्टिकल 50 क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आर्टिकल क्या नाम है डीपीएसपी में, क्या है ये, आर्टिकल 36 से लेके 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी के बारे में बात की गई है, ये आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 43 सी क्या कहता है, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी क्या होती है। 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत प्रस्तुति सहायता। और आर्टिकल 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये आर्टिकल के बारे में अब लक्ष्मीकांत में जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावना है। जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ 2023 यूपीएससी में, क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से था, ठीक है, टोटल कंसेप्चुअल बेस्ड था। और 2022 में क्या हुआ कि 2024 में क्वेश्चन क्या हुआ, कंसेप्ट प्लस फैक्ट के साथ दोनों आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य केवल नागरिक तक ही सीमित है, विदेशियों पर लागू नहीं होता। तो बिल्कुल ये सही बात है, जो मूल हमारा कर्तव्य है ये केवल और केवल नागरिकों तक सीमित है। किसमें है, चौथे 4A में है, भाग 4A में, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया, ये हमने रसिया से लिया। कहाँ से लिया हमने, रूस से हमने मूल कर्तव्य को लिया। ये केवल किस पे लागू, केवल नागरिकों पे लागू है, और ये विदेशियों पर लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं, संविधान मूल कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी प्रस्तुति प्रदान करता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संविधान मूल कर्तव्य को लेकर नहीं कानूनी प्रदान करता, ये मौलिक अधिकार को लेकर कानूनी प्रदान करता है। अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, जबकि ये मूल कर्तव्य में हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट देखते हैं कि मूल कर्तव्य किसी कानून की संवैधानिक निर्धारण करने में न्यायालय की मदद कर सकते। देखिए क्या चीज़ है, कोई भी कानून है, जैसे कुछ लॉ पास हुआ, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या, ये सही है गलत है, तो मूल कर्तव्य से, जो हमारे यहाँ पे मूल कर्तव्य दिया गया 11 मूल कर्तव्य है, इसमें से क्या कोई ऐसा है कि जो हमारे न्यायालय में मदद कर सकता है। तो बहुत सारे हैं, जैसे क्या हो सकता है कि देश की संप्रभुता बनाए रखना, भाईचारे की भावना करना, तो ये एक मदद कर सकता है। जनरल स्टेटमेंट है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि भारत के संविधान में शामिल किए जाने के बाद मूल कर्तव्य 3 बार संशोधन किया गया। बिल्कुल गलत है, 3 बार संशोधन नहीं, केवल 1 बार संशोधन किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 11वां ड्यूटी जोड़ा गया था। देखिए
मूल कर्तव्य के बारे में पहले मैंने आपको बताया कि 4A में भाग ए में है 42वां संविधान 1976 द्वारा जोड़ा गया था। उस टाइम पे कितने जोड़ा गए थे? केवल और केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि एक अंतिम मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा केवल एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा, अर्थात केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी से क्या मतलब होता है? ये इसे प्रस्तावना में मूल पाठ से हटा दिया गया और निम्नलिखित कथनों में से इसके हटाए जाने के पीछे कारण क्या था? समाजवाद को हटाया गया तो क्यों हटाया गया, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, पहला, इसे संविधान सभा में अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था के अत्यधिक प्रभाव के कारण हटाया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, समाजवाद हम हटाने में अमेरिका पूंजीवाद से कोई रिलेट ही नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं, इसे विकसित और वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र की कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, आपको पता ना, समाजवाद मतलब समाज के लिए हमको करना है, ना कि निजी क्षेत्र, ना कि अमेरिका पूंजीवाद क्यों लेके। ठीक है, सीधा इसको गलत काटिए, इसको गलत काटिए। इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह समाज के केवल एक विशिष्ट वर्ग और गरीब पर ध्यान देता है। देखिए, ये कुछ हद तक सही है, बट इसमें एक क्या आ जाता है कि केवल एक विशेष वर्ग को नहीं ध्यान देता। समाजवाद का मतलब है कि सभी को सभी पूरे समाज का भलाई करना है। तो ये ऑप्शन बी ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान द्वारा निर्धारित करना है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था, लोगों को किस तरह से समाज में रहना चाहिए, ये समाजवाद निर्धारित करता है, इसी वजह से हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से? देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। ये आपको याद होना ही चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। कौन से? सादुल्ला, मुंशी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, माधवराव और कृष्णचारी। ये टोटल मिला के 7 सदस्य आपको याद होना चाहिए। BN राव क्या थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? केवल 3, 1, 2, 3, और ये BN राव गलत हो जाएगा, ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है कि अमीर लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था, और क्लिटोक्रेसी क्या होता है? राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था करना। और टेक्नो मतलब जैसे नहीं पता है, ठीक है, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी से हो गया। टेक्नोक्रेसी मतलब तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? केवल 3 सही हो जाएगा। ये स्वैप किया गया, ऐसे UPSC में किया जाता है। ठीक है, जब PYQ करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको लोगों को बताएंगे। आगे देखते हैं, आधुनिक राज्यों के संदर्भ में सॉफ्ट स्टेट की विशेषता क्या है? सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट, उसके बाद में सॉफ्ट पावर। देखिए, भारत क्या कर रहा है? भारत सॉफ्ट पावर को अपना रहा है, ना कि सॉफ्ट स्टेट को। सॉफ्ट स्टेट का मतलब होता है कि मतलब बहुत सॉफ्ट है, अनुशासनहीन है। इसका अर्थ देखा जाए तो ये सैन्य बल और युद्धों का ना होना, ये क्या है? सॉफ्ट पावर है। जबकि विधि के शासन का खराब प्रदर्शन क्या हो जाता है? ये हो जाता है सॉफ्ट स्टेट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, सॉफ्ट पावर क्या होता है और सॉफ्ट स्टेट क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा UPSC, तो ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका केवल 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात करना? हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की अभिव्यक्ति संघ अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा समूहित होता है। बिल्कुल सही है। कलकत्ता जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये कौन से क्षेत्र को भी देखता है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उसका भी विस्तार है, मतलब वहाँ जो भी कानून, जो भी प्रक्रियाएं होंगी, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में देखा जाएगा, जो भी अपराध होगा। यहाँ पे देखते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि पहले क्या था? पहले ये साझा उच्च न्यायालय हुआ करता था, क्योंकि केवल एकमात्र हाई कोर्ट था, गुवाहाटी हाई कोर्ट। बट अब क्या हुआ है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 7 सिस्टर स्टेट जो होते हैं, उसमें 3 स्टेट में और हाई कोर्ट हो गया। किसमें? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान होना चाहिए। दिमाग में आप रिकॉल कीजिए, क्या जो पूर्वी स्टेट है, क्या सभी राज्य में हाई कोर्ट है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, जबकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनका एक अपना स्वतंत्र हाई कोर्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश थे? अर्थात कौन से ऐसे प्रेजेंट टाइम पे राज्य हैं जो पहले कभी न कभी यूटी हुआ करते थे? यूटी इन द सेंस कि जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, इस तरीके से कौन से ऐसे स्टेट थे जो पहले यूटी थे, बाद में राज्य बन गए? तो पहला हो गया मणिपुर, क्या था? पहले यूटी था। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ये पहले यूटी हुआ करते थे, बट अभी क्या है? ये राज्य बन गए हैं।
भारत के उच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार भारत सरकार ने 1935 से लिया गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हमारे संघीय न्यायालय की बात कब की गई थी? 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय की विधिक सलाह भारत के राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है। अगर कोई भी सलाह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देते हैं तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। ये आपको ध्यान देने की बात है। आगे है कि सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह प्रदान करने उच्चतम न्यायालय अनिवार्य होता है। देखिए, दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि यदि हम समझौता जो है पूर्व संवैधानिक संधि या संबंधित विवाद के लिए जानकारी देना अनिवार्य है। देखिए, अगर हम जनरल सेंस में मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो दे भी सकते, नहीं दे सकते। बट समझौता या पूर्व संवैधानिक संधि से संबंधित कोई विवाद है तो उसको उनको देना अनिवार्य ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये किस आर्टिकल में सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात की गई है? ये आर्टिकल 143 में बात की गई है। और एक आर्टिकल है 142, इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया कंप्लीट जस्टिस। कोई कानून हो या ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर जज को लगता है कि ये इस तरीके से इनको निर्णय दिया जा सकता है तो सीधा कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारत सरकार नियम 1915 का उद्देश्य क्या था? देखिए, 1935 आप पढ़ते हैं, 1909 पढ़ते हैं, ठीक है, 1919 पढ़ते हैं, बट आपने कभी पढ़ा भारत सरकार अधिनियम 1915? ये अधिनियम बना था, इसका बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, इसका क्या उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत से संबंधित संसद के सभी पूर्ववर्ती अधिनियम को समेकित करना, मतलब उसको ध्यान में रखना, उसको मूल्यांकन करना, इस तरीके से दिया गया था। इसका एक ही उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अपनाने से पूर्व भारत डोमिनियन का प्रशासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम योजना के तहत किया गया था? देखिए, 1935। देखिए, क्या हुआ था कि आप लोग को पता होगा कि जब नेहरू जी ने 1929 ईस्वी में अपना एक उन्होंने कहा था कि यदि हमको आप स्वतंत्रता नहीं देते हैं, डोमिनियन स्टेट टेस्ट नहीं देते हैं, तो 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो वही बात की गई है कि भारत डोमिनियन का प्रशासन के लिए किस योजना के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लोबल कोऑपरेटिव बैरोमीटर रिपोर्ट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या है? ये 1971 में इसकी स्थापना होती है। ये गैर लाभकारी संस्था है। आगे देखते हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ भी संविधान संशोधन करना है तो केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है, अर्थात संसद के पास, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के पास है और राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है कि संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है तथा राज्यों की भूमिका केवल नहीं, सलाहकारी नहीं है राज्यों की भूमिका। देखिए, कोई भी अगर हम संघीय ढांचे से संबंधित अगर कुछ हम संशोधन करते हैं, अर्थात क्या हो गया? जीएसटी के बारे में हम संशोधन करते हैं, अर्थात क्या हो गया? हम प्रेसिडेंट के बारे में संशोधन करते हैं, अर्थात क्या हो गया? राज्यसभा के बारे में जैसे हम संशोधन करते हैं, तो इसके लिए एक तो पूर्ण बहुमत होनी चाहिए संसद के द्वारा। दूसरी बात है कि राज्यों की भूमिका केवल सलाहकारी ना होकर बल्कि 50 स्टेट का साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे संसद के द्वारा 2/3 मेजोरिटी चाहिए, बट स्टेट के द्वारा साधारण बहुमत से पास होना चाहिए 50+ स्टेट के द्वारा। तो इसका केवल आंसर एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है सोलर रूफटॉप प्रणाली। ये क्या है? इसका चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2024 को पीएम सूर्योदय लॉन्च किया था। इनका टारगेट क्या था कि 1 करोड़ घरों पे सोलर लगाना। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि यह एक ऑफ ग्रिड सोलर पद्धति है जिसे किसी भी व्यापक विद्युत आपूर्ति में नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल जोड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि आप 300 यूनिट बिजली बचा सकते हैं और इसका यूज करके आप अपना कमाई भी कर सकते हैं मंथली के 15,000 रुपये के आसपास तक। ठीक है, तो ये बिल्कुल जोड़ा नहीं जा सकता, ये गलत है। यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यह प्रत्यावर्ती धारा एसी ना होकर डीसी है। देखिए, जब सोलर ऊर्जा से हम जो भी विद्युत यूनिट लेते हैं वो डीसी आता है, ना कि एसी। एसी जो आता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आता है, जो हमारे घर में आता है लाइट, वो एसी है, अल्टरनेटिव करंट है। बट जो हमारे सोलर लाइट से आता है वो हम डीसी से आता है, अर्थात हम डीसी को एसी में बदलते हैं तब जाके हमारा फैन चलता है। तो वही ये इन्वर्टर द्वारा दृष्ट धारा में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, इसका आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विशेष अनुमति याचिका, विशेष अनुमति याचिका के बारे में जिक्र की गई है आर्टिकल 136 के बारे में। ये सैन्य अधिनियम के निर्णय में विशेष अनुमति याचिका के दायरे में इसको छूट प्रदान की गई, किस संदर्भ में? सैन्य अधिकरणों के बारे में। दूसरा, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, वहाँ विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे अगर प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन होता है वहाँ पे विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। विशेष अनुमति द्वारा अपील करना उच्चतम न्यायालय के विभागाधीन शक्ति है। ऐसा नहीं है कि आपने जो विशेष अनुमति डाली है वो न्यायालय के लिए बाध्यकारी, कुछ भी नहीं, वो विवेकाधीन पे निर्भर करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका तीनों सही है। और ये विशेष अनुमति याचिका किस आर्टिकल में? 136 आर्टिकल के बारे में जिक्र किया गया है। जितना डिटेल्स हो सकता है उतना हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, देखिए, दादर और नगर हवेली को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया। ठीक है, मतलब ये क्या करना है कि आरंभिक घटना से लेकर प्रारंभ करते हुए कालक्रम में इसको दर्शाना है। देखिए, दादर और नगर हवेली क्या था? पहले पुर्तगाली के अधीन था। 1954 में हमने क्या किया? इसको अपनाया। ठीक है, ये हमारे देश का हिस्सा बन गया। और 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 के द्वारा ये क्या बन गया? यूटी बन गया। बट और ध्यान देने की बात है, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों को मर्ज करके 2020 में एक यूटी बना दिया गया, जो पहले 2 यूटी हुआ करता था। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। ये हुआ 1954 में भारत का हिस्सा बना। आगे हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ? ये 1987 में बना पूर्णतः दर्जा। ये ऐसा नहीं कि ये तुरंत बना, ये पहले यूटी हुआ करता था, बाद में ये क्या बना? पूर्ण राज्य का दर्जा। 1987 में 2 और राज्य बने, एक बना मिजोरम, ठीक है, और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, और नहीं, एक 1987 में 2 राज्य बने, देखिए 3 राज्य बने, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा मिजोरम हो गया, और एक गोवा भी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा इसको भी मिला। तो ये ध्यान देने की बात है, 1987 में 3 राज्य बने। ऐसे क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा कि पहले अरुणाचल प्रदेश बने, कि पहले मिजोरम बना, कि पहले गोवा बना, कि पहले दादर और नगर हवेली बना, कि पहले पंजाब बना, जैसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, पंजाब राज्य का विभाजन कर हरियाणा राज्य का बना 1966 में। ठीक है, 17वां राज्य कौन सा बना? हरियाणा बना। और 18वां राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश क्या हुआ करता था? पहले ये भी यूटी हुआ करता था, बट इसको 1971 में इसको 18वां राज्य का दर्जा दिया गया। और 17वां कौन सा? हरियाणा हो गया। देखिए, 17 हरियाणा, 18 हिमाचल प्रदेश, और 16 कौन सा था? 16 नंबर 1963 में ये नागालैंड बना था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड 1963 में बना, 1954 में ये बना, ठीक है, 1987 में ये बना, सबसे लास्ट में कौन सा होगा? 2 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नवीनतम प्रगति की सार्वजनिक कुंजी और व्यक्तिगत कुंजी जैसे पदों पर सर्वाधिक उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? देखिए, सार्वजनिक कुंजी क्या हो गया और व्यक्तिगत कुंजी क्या हो गया? ये डिजिटल इनक्रिप्टेड डिस्क्रिप्शंस है। मतलब ऐसा है कि सार्वजनिक कुंजी को लेके और व्यक्तिगत कुंजी, ये हमारी कुंजी कैसे अपने फ़ोन में हम लगाते हैं। ठीक है, ये पूरा इनक्रिप्टेड होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी खोल सकता है। उसी के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं, कितनी भाषाएं भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में? सेम टू सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया था, जाके आप देख लीजिए कि कौन सा लेटेस्ट जोड़ा गया था। क्वेश्चन ये था, 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया। देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब हमारा संविधान बना उस टाइम पे मूल रूप से केवल 14 भाषाएं थी अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अभी कितना? अभी टोटल मिला के 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कौन सा है? देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक जोड़ा गया। नमक इंदर संबंध की, देखिए, नेपाली, कोकड़ी और मैथिली। ठीक है, नमक ऐसे याद करिए, कुछ नहीं, नमक नमक का। ठीक है, नेपाली, कोकड़ी और मैथिली। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, नमक से याद हो गया। और लास्ट में 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2003 में बोडमास आपने पढ़ा होगा ना, कि पहले जोड़ घटाना गुणा भाग इस तरीके से, पहले बड़ा ब्रैकेट तोड़ते हैं फिर थोड़ा, तो उसी का एक ट्रिक है, बचपन में आपने पढ़ा होगा बोडमास। इसका क्या हो गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और ऐसे संथाली, ये 4 भाषा थे जो बाद में जोड़े गए। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 21वां सिंधी, 71वां नमक, 3 भाषा हो गए, और बोडमास ये कैसे याद होगा? देखिए, 21 और 71 कितना हो गया? 92 हो गया। ठीक है, 1967 ये तो पूछा नहीं जाता, 1967, 1992, 2003, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में पीटी में पूछा गया, तो कभी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए 8वीं अनुसूची में कौन सा है? मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली सभी है।
देखिए, भारत संविधान के डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन है कि डीपीएसपी कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 336 से लेकर 51 तक दिया गया है। डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, बिल्कुल गलत है। डीपीएसपी का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? फंडामेंटल राइट के माध्यम से की जाती है, जबकि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसीलिए कहा गया है कि आर्टिकल ये जो 36 है ना, यहाँ पे दिया गया भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श डीपीएसपी में नहीं था, बिल्कुल नहीं सही है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 36 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। तो इसका कौन सा सही हो गया? पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। पहला गलत और दूसरा सही। आगे देखते हैं, माधिका भाषा के संदर्भ में ये थोड़ा अभी जिक्र किया गया क्योंकि ये लुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। तो माधिका भाषा दक्षिण भारत में बोले जाने वाली एक जनजातीय भाषा, ये मैक्सिमम केरल में बोला जाता है, ठीक है, केवल केरल में बोला जाता है और 2 लोगों द्वारा बोला जाता था, ठीक है। चकलिया समुदाय से ये ताल्लुका रखते थे और माधिका भाषा को यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि ये ऐसा था कि शायद कर लिया जाएगा बट अभी हल किया नहीं गया है इसको लुप्तप्राय के। 2 ही लोग बोल रहे हैं, 2 लोग की डेथ हो जाएगी तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, बट जबकि इसको कर लेना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में इसकी स्थापना होती है। ये कब होता है? ये इसलिए चर्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 2025 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, जो न्यूज़ लेटेस्ट रहेगा ना उसको नहीं पूछेगा, उसको 1 साल बाद पूछेगा। तो अब तो फिलीपींस और इजराइल का मुद्दा थोड़ा बहुत शांत हो गया है तो शायद पूछ सकता है, ठीक है। तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अरब इजराइल संघर्ष के मद्देनजर फिलीपींस शरणार्थियों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। या विशेषकर इजराइल के संदर्भ में नहीं है, या और सभी देशों को लेके बना था, जैसे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन को लेके, और इजराइल बीच में था। यह एजेंसी पूर्णतः यूएन के स्वैच्छिक अनुदान से वित्त पोषित होता था। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन तक हम देखेंगे। भारत राज्य की गणतांत्रिक प्रकृति के संदर्भ में गणतांत्रिक की बात क्या होती है? गणतंत्र मतलब जो हमारा राजा बनेगा, अर्थात जो हमारा राष्ट्रपति बनेगा, जो हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, ना कि ब्रिटेन के द्वारा वंशानुगत होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत अधिनियम के साथ भारत एक गणतंत्र बन गया। गणतंत्र कैसे बन गया? पहले हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जबकि 1947 में कैसे गणतंत्र बन जाएगा? हमारा देश गणतंत्र तब बना जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये पहला स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा, गणतंत्र का अर्थ है कानून की नज़र में सभी समान है। बिल्कुल, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई गरीब हो, सभी के लिए एक समान कानून है। गणतंत्र प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के नागरिक के लिए, बिल्कुल सही बात है, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट भी है। और 1947 में क्या हुआ था? 2 डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा केवल और केवल 2, सेकेंड और थर्ड। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका पूरा पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे और उसके बाद में आप डाउनलोड करके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और जिसका वीडियो चाहिए आप बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।